May I come in? वेलकम टू मेडिकल एनालिसिस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं संस्कृत। संस्कृत में फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। आज हम उसी को डिस्कस करें और इसको एआई पीजीटी के अनुसार भी पढ़ेंगे और अपन यूजी के अनुसार भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि एआई पीजीटी में संस्कृत से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो देखो, संस्कृत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, आप उसे समझिए, फिर अपन थोड़ा ग्रामर में चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संस्कृत में जो संस्कृत शब्द बना है वो सम, उपसर्ग, क्री, धातु और कृत प्रत्यय लगने पर संस्कृत शब्द बनता है। ठीक है, अब इस संस्कृत में तीन महर्षियाँ हैं, यानी संस्कृत बनाने में तीन महर्षियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे अपन कुछ भी पढ़ेंगे संस्कृत में तो इन महर्षियों की बात जरूर आएगी। यहाँ पर पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि। अब पाणिनि को मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शंकर भगवान की कठोर भक्ति की, जिससे शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने खुश होकर उनका डमरू बजाते हुए नाचने लगे तो उनके डमरू में से डम डम की आवाज आई और उस डम डम की आवाज से 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्रों की रचना की। किसने की? पाणिनि ने की। यानी कि वो डम डम की आवाज उस पाणिनि के लिए क्या बना गए थे? माहेश्वरी सूत्र बन गए थे। और उस माहेश्वरी सूत्र से क्या बना? अपनी पूरी संस्कृति ग्रामर बनी। ठीक है, देखो अब देखना, पाणिनि ने क्या 14 माहेश्वरी सूत्र की रचना की और इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से ही 4000, लगभग कितने, 4000 सूत्र बनाए जिससे संस्कृत पढ़ी जाती। ठीक है, अब फिर कात्यायन आया तो कात्यायन के लिए क्या? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय पढ़ते हैं अपन संस्कृत में, अपने सिलेबस में नहीं है यूजी में। ठीक है, फिर बात करते हैं पतंजलि। तो पतंजलि का भी संस्कृत में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। एक पतंजलि योग के लिए भी आता है तो एक पतंजलि अपने इसमें भी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन ये कोटेशन देखते हैं। देखो, मैं भोलेनाथ की जो बात बता रहा था कि पाणी ने कठोर कठोर परिश्रम करके शंकर भगवान की भक्ति की और वो खुश हो गए। तो क्या हुआ? नत्था वसाने नटराजु राजू ननाद डकाम नवपंच वारम उद्भर्तु कामो सनगादि सिद्धा विमर्श शिव सूत्र जालम। यानी शिव सूत्र किसे कहा है? जो 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र है, यानी 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र किससे? नत्ता वसाने नटराज राज। नटराज राज कौन है यहाँ पर? शंकर भगवान। उन्होंने जब ननाद डक्काम, जो अपना डमरू बजाए, तो कितने 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्रों को उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये इसी पाणिनि का था, इसलिए ये अपन ने आज इंट्रोडक्शन की बात की। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र, जो कि यूनिट ऑफ संस्कृत ग्रामर मान सकते हैं अपन, यानी संस्कृत ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट देखें तो वो क्या आएगी? माहेश्वरी सूत्र। अब माहेश्वरी सूत्र के बिना कुछ भी संस्कृत में अपन नहीं पढ़ सकते, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अपन बहुत इजी लैंग्वेज में बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो कितने माहेश्वरी सूत्र होते हैं? पहली बात तो ये 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र होते हैं। 14 में 9 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, और बाकी 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको। इसमें नंबर वाइज एक क्रमानुसार याद रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप ऊपर नीचे, जैसे फर्स्ट में अ ई ऊण आता है तो यही याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी अपन बात करेंगे। जैसे फर्स्ट में अ ई ऊण, रिल रिक, ए ओण, ए औच। ठीक है, तो ये अ से लगाकर च तक, कहाँ? अ से च तक क्या होते हैं? अच। अब अच, इसको मैंने डायरेक्टली शॉर्ट बोल दिया है ना। अब जो शॉर्ट में बोला मैंने, अच डायरेक्ट बोला, तो इससे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। संस्कृत में प्रत्याहार बोलते हैं। तो अच किसका प्रत्याहार है? स्वर। स्वर क्या है? अच। अच बोलो चाहे स्वर बोलो, अच में डायरेक्ट अ ई ऊण, रिल रिग, ए ओण, ए ओच, च तक आ जाता है। अच प्रत्याहार क्या हो गया? स्वर हो। कितने हुए? 9। अब आप कहोगे कि इनको क्यों नहीं लिया? ण क इनको नहीं मानते, क्योंकि जिसकी इत संख्या, जिसमें हलंत आता है ना, उसको इत संज्ञा वर्ण का लोप हो जाता है। इसलिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही मानते हैं। जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उनको नहीं लेते हैं। किसमें नहीं लेते हैं? प्रत्याहार बनाने में। सिर्फ वो प्रत्याहार में जो पूरा अ से लगाकर च तक, इसमें योगदान देते हैं। बाकी जो अपना वर्ण है उनमें योगदान नहीं देते हैं। ओके, अब अपन आगे बात करें तो अपन ने अच की बात कर ली। 9
स्वर होते हैं, है ना। अ च, अ से लगाकर च तक, अ ई ऊण रिल रिक ए ओण ए ओच, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे 5 से लगाकर 14 तक, यानी ह य व र ट ल ण य म ण न म ज भ य ग ढ़ ध श ज ब ग ढ़ ध श ख प च ट त च ट त व क प य श श श हल। ठीक है, मैंने एक एक को अलग अलग इसलिए बोला क्योंकि अपन एक फ्लो में याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ह से लगाकर ल तक। तो इसे ह से लगाकर ल तक क्या बोलते हैं? हल। हल होता है व्यंजन को बोलते हैं, संस्कृत में हल किसको बोलते हैं? व्यंजन को। और कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब देखो इसमें ह य व र ट और लण, तो ये य से लगाकर ण तक, यण, यण प्रत्याहार क्या होता है? अंतस्थ वर्ण होता है। ठीक है, 3 प्रकार के वर्ण होंगे, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण। अब देखो अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? यण प्रत्याहार, तो य से लगाकर न तक, य व र ल, ये 4 क्या हो गए? अंतस्थ वर्ण हो गए। अब देखो ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? शल। अब स से लगाकर ल तक, श श श और ह, श श श ह, ये 4 वर्ण क्या हो गए? ऊष्म वर्ण हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पर्श वर्ण। तो ये यहाँ 7 से लगाकर 12 में जितने 25 वर्ण आ रहे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। यानी कि क से लगाकर म तक, क से म तक क्या हो गए? स्पर्श वर्ण हो गए। ओके, अब देखो समझना, अब इसको कैसे याद करना है? याद करना एक फ्लो में याद करना, जैसे कि अ ई ऊण रिल रिक ए ओण ए ओच ह य व र ट ल ण य म ण न म ज भ य ग ढ़ ध श ज ग ढ़ ध श ख प छ ट त व च ट त व क प य श श श हल। इस प्रकार से एक कंटिन्यूटी में बोलना, 10 से 20 बार लिख लेना, इसको अच्छी तरीके से रिमेम्बर करना, अच्छी तरह याद हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी और कंठस्थ होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। देखो अपन ने प्रत्याहार की बात बोली थी, तो प्रत्याहार क्या होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जैसे मेरे को श से लगाकर ल तक लिखा था, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने शॉर्ट लिख दिया, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। ओके, अब अपन देखो मैंने यहाँ लिखा है अक्षरों को वर्ण कहते हैं जिसे परमाणु की तरह होता है, जिसे आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। मैं एक वाक्य लिखा, अब वाक्य की छोटा बनाऊंगा तो शब्द बन जाएगा, शब्द को और तोड़ूंगा तो अक्षर या वर्ण बन जाएगा। अब वर्ण को आगे नहीं तोड़ सकता, अब मैं ह को और नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अक्षर एक तरह का परमाणु मान सकते हैं, तो आप परमाणु को आगे विभक्त नहीं कर सकते, उसी तरह वर्ण को आगे विभक्त नहीं किया जा सकता, है ना। अब इन वर्णों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। किस में अध्ययन करते हैं? ग्रामर में, व्याकरण में करते हैं, है ना। अब देखो ये क्या है, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो यहाँ क्या होगा कि कु चू टू तू पू, ऐसे याद रखना, कु चू टू तू पू, पू यानी कवर। जब अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर क्या सूत्र में आएगा, जैसे अकु विसर्जनम कंठ, अकु, पू आया तो वहां क का मतलब, पू का मतलब क्या हुआ? पूरा कवर। क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क ख ग घ ण, ठीक है, ये 5 अक्षर आते हैं। उसके बाद चू बोला मैंने तो च वर्ग पूरा ही आएगा, च छ ज ज य। त बोल दिया तो ट ठ डे ढ ण, त बोल दिया त थ द ध न, फिर प बोला तो प फ ब भ म। ऐसे ये पूरे कू चू टू तू पू, इनमें 5 5, 5 इंटू 5 बराबर 25, और ये 25 क्या है? स्पर्श वर्ण है। अब अपन ने यण की बोला था, तो मैंने क्या बताया था? यण क्या है? अंतस्थ वर्ण है। कितने अक्षर आते हैं? 4 आते हैं, य व र ल। शल क्या है? ऊष्म वर्ण है। कितने आते हैं? 4 है, श श श ह। ठीक है, फिर देखो अब मैं अच यानी कि स्वर, अच के भेद पढ़ा रहा हूँ। स्वर के भेद कितने होते हैं? 18 भेद होते हैं। अब देखो ये AIPGT का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो अच के मात्रा के अनुसार कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व यानी कि छोटी मात्रा, मात्रा यानी कि समय, समय कितना लग रहा है? ह्रस्व यानी बहुत ही कम समय लग रहा है, दीर्घ मतलब थोड़ा ज्यादा, प्लुत मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 पार्ट हो गए। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके कितने? 3 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात, स्वरित, यानी उच्चारण के अनुसार कितने? 3 पार्ट होते हैं। ह्रस्व के भी 3, उदात्त, अनुदात, स्वरित। फिर देखो दीर्घ के भी 3 हो गए, उदात्त, अनुदात, स्वरित, और प्लुत के भी कितने हो गए? 3 हो गए, उदात्त, अनुदात, स्वरित। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अनुदात, उदात्त में भी 2 होंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुदात में भी 2 होंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। स्वरित में भी कितने होंगे? 2 होंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने? 18 भेद हो जाएंगे, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 एक में बनेंगे, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 6, इसमें भी कितने बने? 6, तो ये 18 हो जाएंगे।
लेकिन किस किस के बनेंगे, देखो अब हमारे इसमें देखना जो स्वर थे उसमें अ ई उ री, इन तीनों चारों में कितने भेद बनते हैं, टोटल 18 भेद स्वर के बनते हैं। लेकिन ली में कितने, 12 भेद बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दीर्घ होता है क्या, नहीं होता, इसलिए कितने भेद बनेंगे, 12। अब ये एआईपीजीटी में पूछा जाता है कि ली के कितने भेद होते हैं, यानी अच यानी ली स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 12 भेद ऑप्शन जाएगा। फिर ए आओ कितने भेद होते हैं इनके, इन स्वरों के कितने भेद होते हैं, इनके भी 12 होते हैं। ठीक है, इन ये मतलब हस्व नहीं मान सकते, ये दीर्घी है, ये है तो दीर्घी है, छोटा नहीं है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनके भी 12 भेद होंगे। ओके, अपन ने अच के भेदों की चर्चा कर ली। अब अपन देखते हैं प्रत्याहार क्या होता है। अब प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार का सूत्र क्या है, आदि अंत्यन संहिता। क्या है, आदि अंत्यन संहिता, यानी आदि मतलब स्टार्टिंग, अंत्यन मतलब लास्ट, जो लास्टिंग वर्ड है, और संहिता यानी इनको जोड़ने वाला, वो क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं, यानी कि 14 प्रकार के जो माहेश्वरी सूत्र अपन ने ऊपर पढ़े हैं उनसे 42 प्रकार के प्रत्याहार बन सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर प्रत्याहार के लिए मैंने और बताया है कि प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में करना। जैसे मैं लिखता हूँ रवि कुमार शर्मा, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, RKS। तो इसी प्रकार अपने प्रत्याहार है, मैंने अर्ण लिख दिया तो वहाँ आई वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका प्रत्याहार होते हैं। फिर यहाँ पर सौर्य व्यंजन को संक्षेप करना, ये भी सेम डेफिनेशन हो गई, लेकिन अपने को सूत्र ये याद रखना है क्योंकि यूजी में पूछ लेता है प्रत्याहार सूत्र है, आदि अंत्यन संहिता अपने को लिखना पड़ेगा 2 नंबर में। फिर आता है अच, देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अच का, तो अच का क्या है, देखो अच से लगा अ से लगाकर च तक जितने भी वर्ण होंगे वो सभी आएंगे, लेकिन हलंत्यम जो लास्ट वर्ण है वो नहीं आएंगे। तो आप कहोगे कि च भी हलंत्यम वर्ण है, ये क्यों आ रहा है फिर, क्यों, क्योंकि वो अ से लगाकर च तक शो कर रहा है, ये तो आएगा क्योंकि यहाँ तक अपन ले रहे हैं इसलिए इसको लिखना पड़ता है, बाकी इनको नहीं लिखेंगे, मैंने काट इसीलिए रखा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा, लेकिन जब अण की बात कर रहे हैं तो वहां पर अण को लिख रहे हैं वहां पर तो लिखेंगे। जब अपन अण की बात करेंगे तो वहां पर इसको लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अ से लगाकर आता है, इसको काट रखा है, लेकिन ये यूं है कि ये शो कर रहा है कि ये नहीं है, लेकिन इसको लेना तो पड़ेगा ना। बस इसमें ये 3 ही आएंगे, अ ई उ। ठीक है, मैं प्रत्याहार मैंने आपको बताया। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रयत्न की। अब प्रयत्न क्या चीज है, प्रयत्न यानी प्रयास करना, क्या करना, प्रयास करना, यानी किस चीज का प्रयास, बोलने का प्रयास करना। अब सौर्य व्यंजन ही बोलेंगे अपन, सौर्य व्यंजन के उच्चारण में शरीर के जिस स्थान या ध्वनि तंत्र को जो कोशिश करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं, या प्रयास करना क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। अब इसके कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के भी 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। ये एआईपीजीटी में कई बार पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं तो 5 भेद हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं उसमें, तो स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और सवृत। कितने भेद हो गए, 5। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और सवृत, ये 5 भेद हो गए। अब बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हो गए, इसके 11 भेद होते हैं। कौन कौन से, ऐसे फ्लो में याद रखना, विवार, स्वार, अघोष, स्वार नाद घोष, अल्प प्राण, महापाण, उदात, अनुदात, स्वरित। ठीक है, ये पूरे 11 भेद होते हैं। अब देखो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ध्वनि करने से पूर्व किया गया यत्न या प्रयास क्या कहलाता है, आभ्यंतर प्रयत्न, जिसमें आवाज वॉइस नहीं निकलेगी, लेकिन अंदर जो वर्ड बोलने के लिए जो अपन अंदर की तरफ प्रयास कर रहे हैं, जो सोचने का प्रयास कर रहे हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। तो इसमें आता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी जिसमें टंग क्या कर रही है, ऊपर की ओर छू रही है ना, स्पर्श कर रही है, इसलिए स्पर्श वर्ण कहलाया, है ना। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं, अपन ने बात कर ली, तो वो इसमें आ जाएंगे सारे एग्जाम्पल। ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट में क्या आएगा, थोड़ा स्पर्श करें, तो वो कौन से अंतस्थ वर्ण होते हैं, यानी कि यण, यण इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें अपन विवर्त की, तो विवर्त में क्या होता है कि यहाँ पर विवर्त यानी कि स्वर, मतलब विवर्त यानी कि जो मुख पूरा खोलना पड़ रहा है आपको, जैसे अ बोल रहे हैं तो अ में पूरा खोलना पड़ रहा है, लेकिन ईषद विवर्त में बहुत ही कम मुंह खोलना पड़ेगा। जैसे विवर्त के एग्जाम्पल देखें तो जितने अपन ने स्वर पढ़े नो, वो सारे विवर्त में आ जाएंगे। फिर ईषद विवर्त की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उष्म वर्ण, जो उष्म वर्ण पढ़े थे अपन ने शर्ण,
वो शल प्रत्याहार, तो वो मुझे ईषद विभक्त में आते हैं। अब सवित में सिर्फ एक आता है अ। अब इसमें क्या होता है, वायु का मार्ग बंद रहता है, जैसे अ बोलने पर वायु थोड़ी निकलती है अपने मुंह से, इसलिए इसको सवित बोला। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अ है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि अ कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, तो आपको बताना पड़ेगा सवित अभ्यंतर प्रयत्न है। फिर अपन बात करें बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों की, तो विवार स्वार अघोष में कौन कौन से एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकंड, इसकी आगे मैं बताऊंगा फर्स्ट सेकंड क्या है। फिर बात करते हैं श श श, यानी तीनों स किसमें आ रहे, विवार स्वार अघोष में। फिर देखो विवार स्वार अघोष में तीन सा आ रहे, तो ये क्या ऊष्म वर्ण नहीं हो रहे, तीन और एक और क्या आता है ह। अब देखो मैंने ह इसमें लिख दिया तो ये महाप्राण बन गया, तीनों स और एक ह इसमें लिख दिया तो महाप्राण। महाप्राण के एग्जाम्पल कौन से हैं ये पता पड़ गया। अब विवाह स्वारा घोष के तीन स है, वो एग्जाम में पता पड़ ही जाएगा, ये लिख देना। फिर महाप्राण में भी फर्स्ट सेकंड है और उधर भी फर्स्ट सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब देखो स्वारनाद घोष अल्प प्राण, स्वारनाद घोष और अल्प प्राण में कौन कौन सा आते हैं, फर्स्ट सेकंड को छोड़ के जो बचे हैं वो इसमें आएंगे। और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण, स्वारनाद घोष और अल्प प्राण में क्या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन कौन से, य व र ल हो गए। महाप्राण में कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड तथा श श और ह। उदात अनुदात स्वरित में कौन कौन से आ रहे हैं, जो हो गए वो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो मैं फर्स्ट सेकंड की बोल रहा था, तो वो क्या चीज है, जैसे फर्स्ट में ये पूरा फर्स्ट है ना, ये जो ऊपर से नीचे तक ये पूरा क्या हो गया फर्स्ट, जैसे मैं इसको, ये पूरा फर्स्ट। फिर सेकंड कौन सा हो गया, तो ये पूरा सेकंड हो गया। फिर ये कौन सा, थर्ड कौन सा हो गया, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ कौन सा हो गया, फोर्थ ये हो गया। फाइव, तो ये फाइव हो गया। ठीक है, तो वहाँ फर्स्ट लिख रखा था फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ क च ट त प, ख छ त त प, ये पूरा ही वहाँ होगा। इसी तरह थर्ड फोर्थ फाइव में इसी तरह होगा। फिर अपन बात करते हैं उच्चारण स्थान, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। देखो अब यहाँ पर समझना आप कि उच्चारण स्थान को कैसे याद करेंगे। देखो ये तो रटना ही पड़ेगा, जैसे कि ये सूत्र है अकु विसर्जयानाम कंठ, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसको समझने के बाद यदि आप रटोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो अकु विसर्जयानाम कंठ, यानी अ और आ, तो कु मैंने बताया था आपको ऊपर के कु यानी कि पूरा क वर्ग। फिर विसर्ग, जिसके पीछे विसर्ग लगा होता है वो क्या होता है, कंठ से उच्चारित होते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं ये शब्द, तो अ क वर्ग और विसर्ग ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर मैं बोल रहा इचु यशानाम तालु, तालु और मुर्दा क्या होती है ये समझो पहले आप, क्योंकि कंठ आप जानते हो, तालु और मुर्दा में अंतर। तालु मतलब पैलेट होता है, लेकिन कौन सा पैलेट, हार्ड पैलेट, और मुर्दा मतलब सॉफ्ट पैलेट होता है, ध्यान रखने वाली बात है ना। इचू ऐसा नाम तालु, ई यानी कि छोटी और बड़ी ई, फिर चू यानी कि पूरा च वर्ग, य, फिर श। देखो श एक इसमें आ रहा है, श ये वाला श इसमें आ गया और एक स इसमें आ गया दंता में, है ना। तो ये वाली भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, श उच्चारित, स का उच्चारण स्थान है तो तालु है, श का उच्चारण स्थान है तो मुर्दा है, श का उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है, तो इचु यशानाम तालु, तो ये हर्ट पैलेट से उच्चारित, तालु से उच्चारित होते हैं। अब देखो ऋतु रसानाम मुर्दा, कहाँ से, ऋतु रसानाम मुर्दा सॉफ्ट पैलेट से उच्चारित होते हैं, री और बड़ी री, ट वर्ग, र और श ये मुर्दा से उच्चारित होते हैं। फिर आता है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु, तो ऋ इसका दीर्घ रूप होता ही नहीं है, तु यानी कि तवर, ल और स ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत से। ठीक है, ऋतु लसानाम दंता हो गया। उपु पद्मानिया नाम ओष्टो, उ और प वर्ग, उ यानी कि उ और उ यानी कि छोटा उ बड़ा उ दोनों, और प वर्ग ओ है ना, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, यानी लिप से होते हैं। तो उपु पद्मानिया नाम ओष्टो। देखो अब आपने मैंने पढ़ाया था कु चू टू तू पू, ऊ चू टू तू पू, यानी कवर चवर टवर टूर पवर, जो देखो सीक्वेंस मिली कि नहीं मिली। तो इसी तरह आप पांच तक एक सीक्वेंस में याद रखें, अको विसर्जनम कंठ, है ना, क से ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर तो आ रहा तो ये कंठ में ही जाएगा, तो अकु विसर्जनम कंठ, च इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मुर्दा, है ना, ऋतु लसानाम दंता। री बोलने पर अपने को दांत बंद करने पड़ रहे हैं, यानी दांत को बंद करने पर ही आवाज आएगी, तो ऋतु लसानाम दंता से होंगे। उ बोलने पर अपने ओष्ठ से आवाज आती, देखो उपु पद्मानी नाम ओष्टो, तो ये कहाँ से, ओष्ठ से उच्चारे। अब देखो ए देन तो और ओ दोन तो, कितने, ए देन तो, ए दे तो मतलब
अब ए देंतो कहाँ से उच्चारित होते, कंठ और तालु, कंठ और तालु से ए देंतो कंठ तालु, ओ दोनों कंठ ओष्टम, कंठ दोनों में आ रहा लेकिन एक में तालु आ रहा है एक में ओष्ठ आ रहा है ना। तो ओष्ठ आ रहा है तो ओ से ओष्ठ जोड़ देना, ओ दोनों तो ओ, तो कंठ ओष्ठ, कंठ दोनों में आएगा, देखो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो ए देन तो कंठ तालु, है ना, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ओ दोनों तो कंठ ओष्ठ, ओ ओस, देखो यहाँ पर यदि मैं कंठ ओष्ठ को अलग करूं तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा। अब देखो ओ और ओष्ठ में भी ओ आता है ना। तो ये ओ दंतो और कंठ ओष्ठम से उच्चारित, फिर बचा ए दंतो कंठ तालु से उच्चारित होगा। फिर ये कई बार पूछा जाता है वकारा से दंत ओष्ठम, व कहाँ से उच्चारित होता है, तो दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है, तो वकारा से दंत ओष्ठम। फिर आता है लास्ट वर्ण य म न न म, ये जो लास्ट वर्ण है ना पांचवा वर्ण, उसमें क्या होता है वो नासिका से उच्चारित होते हैं, य म न न म, य म न न नाम नासिका, जो ना आ रहा है वो ना से ना मिलाओगे तो नासिका हो जाएगा, ये मन नासिका, ये मिलाने वाला सिर्फ जी में, यूजी में आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि माइंड में क्या डायरेक्ट करेक्ट कर जाए वो चीजें। यह नाम नासिका, फिर आता है जीवामूली जीवामूलम, ये क और ख दोनों में ये वाला निशान लगाने पर समझ जाना कि जीवामूली जीवामूलम, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन ये बुक में होने की वजह से अपन इसको भी बता देते हैं, ठीक है। फिर कुछ सूत्र आते हैं, जैसे संज्ञा सूत्र की बात करें तो यहाँ पर जैसे कई अपने संज्ञा सूत्र भी एग्जाम यूजी में भी पूछे जाते हैं और पीजी में भी पूछे जाते हैं। जैसे यूजी में क्या देगा, वो प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है, तो अपने को लिखना पड़ेगा आदिरंते संहिता, क्या लिखना पड़ेगा, आदिरंते संहिता, ठीक है। तो ये वाला याद होना, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र क्या है, तो आदिरंते संहिता, आदि, और ये अपन ने बात कर ही ली थी। अब देखो उदांत अपन ने पढ़ा, अनुदात पढ़ा और एक पढ़ा स्वरित पढ़ा, तीन स्वर पढ़े थे, उच्चारण के अनुसार कितने भेद, तीन पढ़े थे, उदात अनुदात स्वरित। तो उदात का क्या होता है, उच्चेर उदात, अनुदात का क्या होता है, नीचे उदात, स्वरित का क्या होता है, समाहार स्वरित। उच्चेर उदात मतलब ऊपर से, टंग किसको छूती है, ऊपर वाले को, नीचे उदात यानी नीचे वाले को छूती है, समाहार स्वरित यानी दोनों के बीच पे, ठीक है। फिर आता है सवर्ण संज्ञा, कहीं बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, यानी जिनकी जो मतलब जो स्थान है और जिनका प्रयत्न है वो सेम होते हैं, तो उसे सवर्ण संज्ञा कहते हैं। ये अपनी बुक में अपन हिंदी में पढ़ सकते हैं। तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, किसका सवर्ण संज्ञा सूत्र लिखिए, तुल्यास प्रयत्न सवर्णम लिखना पड़ेगा। फिर संहिता सूत्र भी कहीं बार क्वेश्चन आता है इसका, संहिता सूत्र लिखिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पर सन्निकर्ष संहिता। फिर आता है संयोग संज्ञा सूत्र लिखिए तो हलो अंतरा संयोगो। फिर पद संज्ञा सूत्र लिखिए सुत्यंतम पदम। फिर इत संज्ञा सूत्र लिखिए तो हलंतम। देखो मैं बात कर रहा था ना इत वर्ण की, जो लास्ट में आ रहे थे माहेश्वरी सूत्र में, वो हलंत्यम, या फिर उनका क्या होता है, लोप हो जाता है, किस सूत्र के द्वारा, लोप संज्ञा सूत्र, अदर्शनम लोप सूत्र द्वारा। फिर आता है तस्य लोप, यानी लोप विधायक सूत्र लिखिए तो तस्य लोप। ये देखो लोप संज्ञा सूत्र और एक होता है लोप विधायकम सूत्रम, लोप संज्ञा सूत्रम इति अदर्शनम लोप, बट लोप विधायकम सूत्रम इति तस्य लोप। तो ये अपन ने बात की। देखो अब अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके कि एआईपीजीटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर पूछ रखा है वकारस्य उच्चारण स्थान, वह कहाँ से उच्चारित होता है, तो कहाँ से बताया था मैंने आप, दंत ओष्ठ से बताया, नासिका से बताया, या तालु से बताया, कंठ से बताया। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पर सोल्व होगा, देखो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जैसे अपन ने बात करी ना वकार कहाँ से होता है, दंतोष्टम, तो ये मैं सारे ही कह रहा हूँ उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने पहला क्वेश्चन एआईपीजीटी का सोल्व किया है, ये पुराने क्वेश्चन है जो कि एआईपीजीटी में आया हुआ, ठीक है। कि यहाँ पर वकार से उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका, तालु या दंतोष्टम, या तो यहाँ पर क्या बताएंगे अपन, दंतोष्टम। फिर इसी के बाद अपन बात करेंगे जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान होते हैं उनकी संज्ञा क्या कहलाती है, सवर्ण संज्ञा, ठीक है। अब इसका सूत्र भी आपको याद हो गया होगा अभी तक। फिर बात करते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत आए। अब वो एच कब पता पड़ेगा, जब अपन को माहेश्वरी सूत्र याद होंगे, तो ये वाले सूत्र पर बता सकते हैं। फिर बात करते हैं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या तो कितनी है, 9 है। फिर बात करें अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ए वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क्या है ए वर्ण का उच्चारण स्थान, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में मुझे यह लगा है ना, आपको भी यही लगा है, क्यों सही है ये।
उसके बाद बात करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुबंत की संज्ञा होती है, तो सुबंत किसका पद संज्ञा सूत्र होता है, सुबंत है ना, पद संज्ञा सूत्र होता है। इसके बाद यदि बात करें आकार के भेद है, तो कितने भेद है मैंने बात बताई थी, वहां पर अलग अलग क्वेश्चन की डिस्कस भी की थी किस टाइप से आते हैं, तो यहाँ पर आकार के पूरे 18 भेद होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें आगे और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आयुर्वेदिक लर्निंग क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।